हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो में लेकर आए हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की यूनिट 1 का टॉपिक इंट्रोडक्शन, नेचर एंड सिग्निफिकेंस को आज कवर करेंगे और आने वाली वीडियोस आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग पर मिलेंगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इंटरनेशनल मार्केटिंग के सभी टॉपिक्स को वॉच कर पाएंगे। चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट है, चाहे आप एमकॉम के स्टूडेंट है या फिर कोई भी अदर कोर्स के स्टूडेंट है, इंटरनेशनल मार्केटिंग सेम ही होता है और आप ये वीडियोज़ वॉच करके अपना जो है स्टडी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन गिवन है, यही हमारा इंट्रोडक्शन है। तो नाम से पता चल रहा है कि मार्केटिंग करी जा रही है, लेकिन इंटरनेशनली करी जा रही है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ में की जा रही है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन में हमें गिवन है कि मार्केटिंग क्या है, एक फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कि प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है और हम उस गुड्स को फ्लो करते हैं कंज्यूमर तक, यही हमारा मार्केटिंग है। मार्केटिंग एम्फसाइज करता है नीड्स को सेटिस्फाई करने में, जो भी कंज्यूमर की वांट्स होती हैं, नीड्स होती हैं, उसको सेटिस्फाई करने में एम्फसाइज करता है, जोर डालता है मार्केटिंग। और नोइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड एनालाइजिंग देयर पोटेंशियल आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग, कि कस्टमर की नीड्स पता होना, उनके पोटेंशियल को एनालाइज करना। पोटेंशियल इन द सेंस कि वो किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कैपेबल है या उनकी विलिंगनेस है, तो उस पोटेंशियल को एनालाइज किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं मार्केटिंग के। तो मार्केटिंग स्टार्ट्स विद नोइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर। तो मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? कस्टमर की नीड्स को जानना, फिर कन्वर्ट करना उस नीड को प्रोडक्ट में, और फिर जो है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। मार्केटिंग एक्टिविटी जो है वो विद इन द नेशनल बाउंड्रीज जब होती है तो वो डोमेस्टिक मार्केटिंग कहलाती है, और जब मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो नेशनल बाउंड्रीज को एक्रॉस कर जाती है, यानी कि उसके भी पार चली जाती है, यानी कि अदर कंट्रीज़ में अगर हम मार्केटिंग करने लगते हैं तो वही हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है। तो ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डिकेड्स, ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, देयर इज़ फास्ट इंक्रीज इन द एक्टिविटीज़ ऑफ मार्केटिंग एट ग्लोबल लेवल, कि जब लिबरलाइजेशन आया यानी कि फ्रीडम मिली, जब ग्लोबलाइजेशन आया, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में व्यापार होने लगा, तो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग एक्टिविटीज़ बढ़ी इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर। इवन आज भी मैनी कंपनीज जो है ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, कमर्शलाइजेशन होता है, तो वो फॉरेन मार्केटिंग की तरफ जाती हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कभी कभार मान लो आपकी कोई इंडस्ट्री है, आपकी कोई कंपनी है और आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप ये सोच सकते हो कि हम जो है अपने प्रोडक्ट्स को बाहर की मार्केट्स में बेचेंगे। तो कुछ इस वजह से भी ये रीजंस भी होते हैं फॉरेन मार्केट्स में एंटर करने का इंटरनेशनल मार्केटिंग में। एंड नाउ पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग बियॉन्ड देयर नेशनल बाउंड्रीज, क्योंकि अब लोग जो है वो अपनी तो नाउ पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग बियॉन्ड देयर नेशनल बाउंड्रीज विच गिव राइज टू इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब लोगों की सोच जो है वो नेशनल बाउंड्रीज से भी आगे जा चुकी है, वो चाहते हैं इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट्स को बेचना, इसीलिए जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग में राइज आया है। अब जो है फर्म्स जो हैं, कंपनीज जो हैं, वो फॉरेन मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हैं, स्टार्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ डेफिनेशंस गिवन है इंटरनेशनल मार्केटिंग की, जो आप अपने एग्जामिनेशन में लिख कर आ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन ज़रूर लिखें कि इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है, इज़ दी मल्टीनेशनल प्रोसेस है ये, प्लानिंग का, एग्जीक्यूटिंग का, कॉन्सेप्शन, मतलब जो भी प्राइजेस हैं, प्रमोशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इनकी प्लानिंग करना, इनको एग्जीक्यूट करना, ताकि एक्सचेंजेस क्रिएट हो पाए। एक्सचेंजेस मतलब हम अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी मार्केट्स में बेच पाएँ, और उससे क्या होगा, इंडिविजुअल्स कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई होंगे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो पाएंगे। अगर ये आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्ट लग रही है तो आप इजी वाली भी कर सकते हो जो ऊपर दी गई है। अकॉर्डिंग टू हेस एंड केटियोरा, इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर और यूजर इज मोर देन वन नेशन। ये ईजी है तो आप ये ईजी वाली कर सकते हो कि एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक बोल सकते हैं, या एक से ज़्यादा नेशन में जब आप गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो करते हो डायरेक्ट और बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हो, तो यही हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग होता है। तो
बाकी सब आप लिख सकते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये सब बातें बोली गई हैं। नेचर की बात करते हैं, उसके बाद सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें नेचर गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप इसे बोल सकते हो। तो लार्ज स्केल ऑपरेशन, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग इज ऑलवेज कंडक्टेड ऑन ए लार्ज स्केल। जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है वो हमेशा लार्ज स्केल पर कंडक्ट किया जाता है। इट इज़ डन ऑन ए होलसेल बेसिस, होलसेल बेसिस पे होता है, ना कि रिटेल बेसिस। मतलब देखो होलसेल का इन द सेंस कि आप ये थोड़ी ना है कि रिटेल बेसिस पे आप बैठे हो इंडिया में और आपको मान लो एक एग्जाम्पल लें हम कि आपको जो है जापान में अगर कुछ अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आप रिटेल बेसिस पे थोड़ी ना बेचोगे, आप ऑब्वियसली होलसेल बेसिस पे बेचोगे। एकदम से ज़्यादा लार्ज अमाउंट में आप एकदम अपना गुड्स एंड सर्विसेज शिफ्ट करेंगे यहाँ से, है ना, टू गेट द एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियसली आप तभी एक ही बारी में सारा माल भेजने की कोशिश करोगे ना, ज़्यादा माल, तभी तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बचेगी, क्योंकि आप बार बार थोड़ी ना अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का खर्चा वो करेंगे। और वेयर हाउस का ये सब जो है लार्ज स्केल ऑपरेशन पे होता है, ठीक है। वाइड स्कोप, इंटरनेशनल मार्केटिंग का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है। इंपॉर्टेंट एरियाज जो कवर किए जाते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग पे वो है प्रोडक्ट प्लानिंग करना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, प्राइसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्किंग, लेबलिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग के स्कोप है। ये सब जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत करना होता है। डोमिनेंस ऑफ एमएनसीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज, ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केटिंग में डोमिनेंस ज़रूर होता है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ का और ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज़ का। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड कॉन्टैक्ट होते हैं और एमएनसी प्रोडक्ट बिजनेस मोर इफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली, क्योंकि एमएनसी का जो बिज़नेस होता है वो बहुत लार्ज उस पर होता है, तो ओबियसली एफिशिएंट होता है, इकोनॉमिकल होता है, इसीलिए जो है एक डोमिनेंस है इसकी वजह से एमएनसी के। और एमएनसी अडॉप्ट ग्लोबल अप्रोच विच इज़ नीडेड इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो एमएनसी भी जो है ग्लोबल अप्रोच अडॉप्ट करती है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। तो एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, ठीक है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केटिंग इज़ वेरी डायनेमिक। इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है बहुत डायनेमिक है, चेंज होते ही रहते हैं, कॉम्पिटिटिव यानी कि कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है और टेक्नोलॉजी न्यू आती ही रहती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एबल टू सेल गुड्स ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपना गुड्स बेस्ट क्वालिटी में बेचना होता है और कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेचना होता है। एडवांस्ड कंट्रीज़ जो है हमारी यूएसए या जापान या जर्मनी वो डोमिनेट करती हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में। क्यों? क्योंकि वो ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं जो किसी के पास जनरली होती नहीं है। तो ये भी एक क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यहाँ यूज़ होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केटिंग में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, लेकिन इंटरनेशनल मार्केटिंग में ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ज़रूर होते हैं, टैरिफ और नॉन टैरिफ। टैरिफ नॉन टैरिफ का ये मतलब होता है कि जब आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज बाहर शिफ्ट करेंगे बेचने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, तो आपको टैरिफ बैरियर्स का भी सामना करना पड़ सकता है और नॉन टैरिफ बैरियर्स का भी सामना करना पड़ सकता है। टैरिफ बैरियर हो गए आपके कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेयरिंग ड्यूटी या बहुत सारी ऐसे टैक्सेस टाइप मान लीजिए। नॉन टैरिफ में हो सकता है वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मना करे और कुछ ऐसी बातें हो सकती है, ये नॉन टैरिफ होता है। तो ड्यू टू दी प्रोटेक्टिव पॉलिसीज फॉलोड बाय डिफरेंट कंट्री, ट्रेड बैरियर आर अडॉप्टेड प्रैक्टिकली बाय ऑल कंट्री। तो बेसिकली इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताया गया है कि नॉन टैरिफ और टैरिफ बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। डोमेस्टिक मार्केटिंग में तो कुछ नहीं होता ऐसा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केटिंग में होता है। प्रेजेंस ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स, तो कुछ नेशंस बोला गया है सर्टेन नेशन ऑफ अ रीजन हैव कम टुगेदर टू फॉर्म ट्रेडिंग ब्लॉक। अब कुछ नेशन क्या करते हैं, कुछ एरिया के, कुछ कंट्रीज़ के नेशंस मतलब क्या करते हैं, वो एक साथ आते हैं, एक ट्रेडिंग ब्लॉक बनाते हैं ताकि उन दोनों को ही बेनिफिट हो, म्यूचुअल बेनिफिट हो। मान ले 2 या 2 से अधिक कंट्रीज़, हम मान सकते हैं इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल, अगर एक साथ आए और वो एक ट्रेड ब्लॉक बनाएं एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, तो वो हो सकता है ट्रेडिंग ब्लॉक। तो जब ट्रेडिंग ब्लॉक की प्रेजेंस होती है तो क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग इससे इन्फ्लुएंस होती है। बोला गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू रिड्यूस और एलिमिनेट ट्रेड बैरियर अमंग मेंबर नेशन। ये क्या करते हैं, मान लो इन्होंने अगर एक ट्रेड ब्लॉक बनाया बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया ने, और जब ये ट्रेड ब्लॉक बना रहे हैं तो ये अपने ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक साथ आते हैं। और इंटरनेशनल मार्केटिंग इज इन्फ्लुएंस बाय सच
ट्रेडिंग ब्लॉक्स। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग इन ट्रेडिंग ब्लॉक से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। मोस्ट पावरफुल जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स है वो है नाफ्टा और EU, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया और यूरोपियन यूनियन। ये जो है ट्रेडिंग ब्लॉक्स है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इंटरनेशनल मार्केटिंग को ये बहुत ज़्यादा हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। यूरोपियन यूनियन में हमारी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, टोटल 27 कंट्रीज़ आती हैं EU में। तो ये एक तरीके से क्या है, ये 27 कंट्रीज़ एक साथ आती हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए और ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्रिएट करती हैं और किसी भी न्यू एंट्रेंट को एंटर नहीं होने देती, और जिससे कि क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग पे प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से नॉर्थ नाफ्टा है ना। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको कस्टमर्स के बारे में पता हो, डीलर्स के बारे में पता हो और कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता हो। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में मार्केटिंग रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है, इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको रिसर्च करना। 3 फेस कॉम्पिटिशन की बात करें तो सप्लायर्स को भी फेस करना पड़ता है कॉम्पिटिशन तीनों एंगल्स से। दे हैव टू फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम द अदर सप्लायर्स ऑफ द एक्सपोर्टर कंट्री, लोकल प्रोड्यूसर ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री और एक्सपोर्टर ऑफ कॉम्पिटिंग नेशन। तो ये 3 फेज है। पहला, जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है वो फेस करना पड़ेगा उसके एक्सपोर्टर्स को। उसके बाद लोकल प्रोड्यूसर, देखो सप्लायर का काम है कस्टमर तक जो है सप्लाई करना गुड्स एंड सर्विसेज को। अब सप्लायर को तीनों फेसेस का चैलेंज मतलब फेस करना पड़ सकता है, तीनों चैलेंजेस। लाइक पहला, एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्टर कंट्री है वहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसको, दूसरा लोकल प्रोड्यूसर को, और तीसरा कॉम्पीटिंग नेशंस जो होते हैं, जो दूसरी अदर कंपटीटर्स कंपनीज होती है उनके एक्सपोर्टर को। तो ये 3 फेस्ड कॉम्पिटिशन होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। उसके बाद इंटरनेशनल फोरम्स भी हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जो है रेगुलेट किया जाता है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और UNCTAD के द्वारा। और इंटरनेशनल मार्केटर्स शुड हैव अ डीप नॉलेज, इनको डीप नॉलेज होनी चाहिए इन फोरम्स के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। सेंसिटिव होता है और फ्लेक्सिबल होता है। इंटरनेशनल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और फ्लेक्सिबल है इन कैरेक्टर। ड्यू टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीज़न ए प्रोडक्ट में सडनली बिकम अनपॉपुलर, क्योंकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीज़न की वजह से प्रोडक्ट जो है कभी सडनली अनपॉपुलर भी हो सकता है एंड मार्केट जो है उसकी डाउन हो सकती है। तो द सेल एट द इंटरनेशनल लेवल में बी अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिटर। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सेल होती है वो कॉम्पिटिटर के द्वारा तो अफेक्ट होती ही है, और ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। और ऑब्वियसली अगर कॉम्पिटिटर को नया प्रोडक्ट ले आया मार्केट में तो आपकी प्रोडक्ट की सेल तो डाउन जाएगी ही ना। तो ये इसीलिए सेंसिटिव और फ्लेक्सिबल होता है, लेंदी होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। इंटरनेशनल मार्केटिंग बहुत लंबा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस से आपको मार्केटिंग करनी है ना, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, पेमेंट में डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं और डिफरेंट करेंसीज़ हैं, इस वजह से पेमेंट में डिफ़िकल्टी आती है। तो इसीलिए इसमें क्या है, लेंदी प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इसीलिए ये लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग है। लॉन्ग टर्म मार्केटिंग प्लानिंग की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केटिंग को ज़रूरत है एक लॉन्ग टर्म मार्केटिंग प्लानिंग की। और ऐसा क्यों? बिकॉज द मार्केटिंग सिचुएशन इन डिफरेंट कंट्री चेंजेस। हम जानते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में जो है मार्केट कंडीशन चेंज होती है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से। उसके बाद एडवांटेजेस टू ऑल पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग इज एडवांटेजियस टू ऑल दी कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो अब इंटरनेशनल मार्केटिंग एक एडवांटेज भी है उन सभी कंट्रीज़ के लिए जो इंटरनेशनल मार्केटिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है वो हेल्प करता है, स्मूथ और गुड रिलेशन होने चाहिए कंट्रीज़ के बीच में एंड इंश्योर करता है ये वर्ल्ड पीस की, विश्व में जो है शांति बनी रहे। लेकिन एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग आर नॉट शेयर्ड इन अ फेयर प्रपोर्शन। हम जानते हैं प्रपोर्शन फेयर नहीं है, कोई कंट्री तो ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है इस चीज़ का और कोई कंट्री बिल्कुल कम फ़ायदा उठा रही है। तो रिच एंड पुअर का फासला है कंट्रीज़ का एंड कुछ बेनिफिट्स जो है वो सब ही मिल पाते हैं पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ को। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंस हमें गिवन है। ये हेल्पफुल है इन इम्पोर्टिंग इंडस्ट्रियल इनपुट्स की इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है वो इंडस्ट्रियल इनपुट्स की इम्पोर्टिंग में हेल्पफुल है। देखो
अब कुछ ऐसे इनपुट्स होते हैं जो हमारे देश में नहीं बनते और हमें उनको बाहर से मंगाना ही पड़ता है, इंपोर्ट करना ही पड़ता है। तो उसमें हमारा ये हेल्पफुल है इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो है वो डिपेंड रहती हैं अपनी ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए दूसरी कंट्रीज़ पर। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है इंपोर्ट कराती है रॉ मटेरियल, मतलब अनेबल करती है कि जो कंट्री है वो इंपोर्ट करा पाए ऐसे रॉ मटेरियल्स जो उनके देश में ना बनते हों, ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसी टेक्नोलॉजी जो उनके देश में ना हो। तो ये इससे हेल्प होती है, इंटरनेशनल मार्केटिंग इसमें हेल्पफुल है। नंबर 2, इंटरनेशनल मार्केटिंग हेल्पफुल है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में भी। और देखिए क्या बोला गया है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग लीड्स टू दी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच वर अर्लियर अंडर यूटिलाइज। पहले क्या होता था, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ नहीं कर पाते थे। हमारे रिसोर्सेज तो ज़्यादा है बट हम उसका यूज़ बहुत कम कर पाते थे, क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केटिंग में हम एंटर कर चुके हैं और हमारा अब मार्केट बहुत बड़ा है, यानी कि हमारे कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा है। तो हम अपने रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज़ करेंगे, फुल्ली यूटिलाइज़ करेंगे। तो इसमें जो है प्रॉफिट होगा। एंड नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग हेल्पफुल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी, ऑब्वियसली कि इट जनरेट मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ ए नेशन। जिस कंट्री में आप इंटरनेशनल मार्केटिंग करने जा रहे हैं वहाँ पे भी ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एनकरेजमेंट होगा टू एक्सपोर्ट, लीड टू एनलार्जमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब एक्सपोर्ट भी होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है ना, हम अपने प्रोडक्ट को बाहर कंट्रीज़ में बेचते हैं, जिससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल में होगा। क्यों? क्योंकि हमको तो इंटरनेशनली अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना है, तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है। और जब हमें ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है तो हमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। उसके बाद लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल रहा है। उसके बाद लेस डिमांड एट डोमेस्टिक लेवल। अगर ना आपके गुड की डिमांड, आपके प्रोडक्ट की डिमांड डोमेस्टिक लेवल में कम है, और तो सरप्लस जो बच गया, मतलब जो आपका प्रोडक्शन बच गया है, उसको आप क्या कर सकते हो, फॉरेन मार्केट में बेच सकते हो। रिलेटिवली तो इसमें ये हेल्पफुल हो गया इंटरनेशनल मार्केटिंग। और रिलेटिवली प्रॉफिटेबल, तो रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी है इंटरनेशनल मार्केटिंग इज़ मोर एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केट ड्यू टू वेरियस एक्सपोर्ट इंसेंटिव। एंड क्योंकि देखो सरकार क्या करती है, एक्सपोर्ट को एनकरेज करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। उसकी वजह से सरकार जो है सब्सिडी भी ग्रांट करती है, टैक्सेस बहुत कम लगाती होगी, है ना। तो इससे क्या है, जो भी एक्सपोर्टर फर्म्स हैं, एक्सपोर्टर कंपनीज़ हैं, उनको इंसेंटिव्स मिलता है, इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। तो ये क्या है, एक तरीके का प्रॉफिटेबल है। लिखा है ना, असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सब्सिडी ग्रांट करती है उन कंपनी को जो अपने प्रोडक्ट बाहर बेचते हैं, तो ये इसीलिए प्रॉफिटेबल है। लेस बिजनेस रिस्क की बात करें तो एक्सपोर्ट हेल्प करता है रिस्क को डाइवर्सिफाई करने में। देखो अब आपने तो अपना प्रोडक्ट बना दिया, आपने प्रोडक्शन कर दिया, अब आपका डोमेस्टिक मार्केट में बिक ही नहीं रहा, तो आपको लॉस हो सकता है, रिस्क है ना। तो अब रिस्क को डाइवर्सिफाई करने का एक जरिया है कि आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ ले जाओ, बाहर मार्केट में बेचो, बाहर के देशों में बेचो। तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस रिस्क कम हो जाएगा। एक मार्केट में भले ही आपका प्रोडक्ट ना चल रहा हो, लेकिन दूसरी मार्केट में आपका चल जाएगा, तो इससे क्या होगा, बैलेंस बन जाएगा। एनहेंस प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केटिंग हेल्प्स इन इम्पोर्टिंग टेक्निकल नो हाउ। देखो आपको, आपके पास किसी टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास, है ना, और बाहर वो टेक्नोलॉजी है, तो आप बाहर से उस टेक्नोलॉजी को मंगा सकते हो अपने पास और जान सकते हो, उसकी ट्रेनिंग ले सकते हो थ्रू इंटरनेशनल मार्केटिंग। इससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बेटर ट्रेड रिलेशन की बात करें, बेटर ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। हम जानते हैं गुड्स ट्रैवल होते हैं, मतलब गुड्स को भेजा जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। और ड्यू टू इंटरनेशनल मार्केटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्री कम इन कॉन्टैक्ट विद अनदर, है ना, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं लोग और अपने कल्चर को शेयर करते हैं, और जिससे क्या होता है, ट्रेड रिलेशन और ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। उसके बाद जनरेट पॉलिटिकल हार्मोनी। तो कंट्रीज़ जिनके डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है, अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं
और बिकॉज दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन देम सेल्फ दिस इंटरडिपेंडेंस जनरेट पॉलिटिकल हारमोनी अमंग देम। तो एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से इंटरडिपेंडेंस क्रिएट होती है, जनरेट होती है, और यही है इसमें। इंटरनेशनल यूनियंस की बात करें तो एक्सपोर्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन। जब आप एक्सपोर्ट करते हो अपने प्रोडक्ट्स को, इससे क्या होता है, यूनियंस बनती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, सार्क हो गया, ओपेक हो गया, ये सारी क्या है, इंटरनेशनल यूनियंस हैं। और ये जो यूनियन है ये हेल्प करती है अपनी कंट्रीज़ को, जो भी इनकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, कि ये अपना ट्रेड कर पाएँ, और कॉमन पॉलिसी फॉलो की जाती है। कॉमन पॉलिसी का मतलब, अगर ये ट्रेड यूनियन जो भी पॉलिसी बनाएगी वो इसकी मेंबर कंट्रीज़ को फॉलो करनी ही पड़ेंगी। जैसे कि सार्क में इंडिया भी शामिल है, तो सार्क के द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी वो इंडिया को भी फॉलो करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात करें तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का फ़ायदा तो मिलता ही है जब आप कंट्री टू कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो, और आप compete कर पाते हो वर्ल्ड लेवल पे भी। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, इंटरनेशनल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। थैंक यू सो मच।